चलिए साथियों, नमस्कार सबको, सबका स्वागत, सबका वेलकम। आपका सेशन जो है शुरू होने वाला है, डिस्कशन शुरू होने वाला है। तो जो भी मेरे भाई बहन हैं सब लोग जल्दी से जुड़ जाए ताकि साथ में जो डिस्कशन आपका चले। और आपको कहीं भी समस्या लगे तो आप बिल्कुल बीच में कमेंट करके पूछें, और अगर आप इसको बना पाए हैं तो आप साथ में आंसर लगाते चलेंगे। चलिए, पहला सवाल आप देखेंगे तो इस सवाल को टैकल करने का सही तरीका क्या है आप सभी को पता होना चाहिए कि इस सवाल को कैसे करते हैं। x-1 द्वारा ये पूरी तरह विभाज्य है, तब a का मान क्या है। आपको क्या करना है, x-1 और बराबर 0 ले लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है 3x² और प्लस ax और प्लस 7 और बराबर 0। ठीक है, अब आप रख दीजिए सर x का मान 1 रख दें यहाँ पे। तो अगर 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये a हो जाएगा और ये प्लस 7 हो जाएगा और बराबर 0। 3 + 7 10 हो जाएगा, उधर जाके -10 हो जाएगा। तो a बराबर आपका आएगा -10 और यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। यही सवाल का आंसर होगा मेरे दोस्तों। तो आज के बाद अगर ये सवाल आता है तो आप इसको इस तरह से जल्दी से टैकल कर लेंगे। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों के कुल खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है कि सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंद प्राप्त हो। उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जैसे ही ऐसा सवाल आए, आपको पूछा जाए, आप कुछ मत करिए, बस आप इसका HCF निकाल दीजिए, HCF निकाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि 96 और 16 को काटने वाला नंबर क्या होता है, 16 होता है, 16। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 16 था। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 16 रहेगा। ये देखें, बहुत आसान सा सवाल है। जब एक 25.2 मीटर लंबी तार की लंबाई है 25.2 मीटर और इसको बांटा गया है 11 रेशियो किस में बांटा गया है श्रीमान, 25 में बांटा गया। 11 रेशियो 25 में बांटा गया, 11 रेशियो 25 में बांटा गया। तो आप देखिए, यहां से आपसे पूछा लंबे टुकड़े की लंबाई क्या है। आप यहां से रेशियो में देखेंगे तो टोटल कितना है, 25 और 11 क्या हो गया, 36। टोटल यहां पे 25.2 और यहां है 36। 36 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 25, 11, 36। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सर 36 यूनिट का जो मान है वो आपका 25.2 है। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25.2 और बटे क्या होगा, 36। तो 1 यूनिट का मान यही आता है। तो मैं डायरेक्ट सिखाना चाहता हूं आपको कि टोटल 25.2 है, यहाँ टोटल कितना है, 36। तो डायरेक्ट टोटल को डिवाइड टोटल से कर दीजिए और जो फाइंड करना होता है उसे मल्टीपल करिएगा, जो फाइंड करना होता है उसे मल्टीपल करिएगा। तो फाइंड करना है क्या, लंबे टुकड़े की लंबाई। तो लंबा टुकड़ा 11 है कि 25 है, आप कहेंगे सर 25 है। तो आप यहाँ गुना किससे करोगे, 25 से करोगे। ठीक है, ओके श्रीमान। अब देखो सर, इसको जब सोल्व करने की बारी आती है, इसको जब सोल्व करने की बारी आती है तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि देखो 7 6 42 आती है, किसी तो कट जाता है 7 से, काट लीजिए, कट गया सर। और 25 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 यानी 17.5। एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 17 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 17 पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखिए मौखिक सवाल है, मौखिक सवाल आप कर सकते हैं। रवि की जो आयु है ना, वो पत्नी की आयु से 5 वर्ष क्या है, अधिक है। यानी रवि अपने वाइफ से 5 साल क्या है, बड़ा है। ठीक है, बड़ा। अब उसके बाद कहा कि जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुना है। अब जो पत्नी है ना, उसकी आयु उसकी पुत्री से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। देखो पुत्री की आयु जो है 3 वर्ष पहले कितना थी सर, 4 थी। 3 वर्ष पहले कितना थी, 4। अगर मैं कहूं कि 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु 4 थी, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे वर्तमान में 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी पुत्री, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। अब अगर पत्नी की बात करें श्रीमान, पत्नी की बात करें तो ये पत्नी जो है अपने पुत्री के कितना है, 5 गुना है। देख लीजिए 5 गुना है, तो 7 और 5, 7 पीछे क्या हो गया, 35। अब पति जो है श्रीमान, पति जो है वो क्या है, पति यानी रवि जो है यहाँ पे वो पत्नी से 5 साल क्या है, बड़ा है। तो 35 और 5 क्या हो जाएगा, 40। तो आप कहेंगे सर रवि जो भैया है, रवि की वर्तमान उम्र क्या है, 40 साल है।
रवि की वर्तमान उम्र क्या है? 40 साल। आइए, एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है, ठीक है, एमआरपी पे 20% का छूट देता है। अब मान लीजिए कि एमआरपी आपका 100 है, एमआरपी आपका क्या है सर? 100, ठीक है। एमआरपी आपका मैंने मान लिया कि एमआरपी सर 100 है, 100 है, ओके। अब सर उस पर 20% के छूट मिलता है, तो 20% का छूट मिलेगा तो 100 का 20% होता है 20 रुपया, यानी 20 रुपया छोड़ दिया तो कितना में मिलेगा? 80 रुपया में आपको सामान मिलेगा। आप कहें नहीं सर मुझे 80 रुपया में नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा और छूट चाहिए। तो देखो क्या क्या, जोगिंदर दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% अतिरिक्त छूट लेकर, यानी जो रेट आपको यहाँ पे डिस्काउंट करने के बाद 80 बता रहा था, आपने इस पे भी डिस्काउंट ले लिया, कितना परसेंट का? 20% का। आप बताइए सर 80 का 20% आपको पता है 80 का 20% क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 80 का 20% होता है 16 रुपया, यानी कि आपने 16 रुपए का डिस्काउंट ले लिया, तो आपका बन गया सर यहाँ पे कितना? 64 रुपया। 64 6 70 और 10 80, 64 रुपया बन गया, यानी कि आपने सामान को कितना में खरीदा? 64 में खरीदा। अब यह कह रहा है कि आपने कितना में खरीदा सर? आपने कितना में खरीदा? तो आप कह रहे हैं सर देखो इसका निकाला कितना आपने? 20% निकाला ना, 80 का 20% हुआ, 80 का 20%, 20% का मतलब होता है देखो नीचे 100, 2 जीरो से कट गया, 8 गुने 2 हो गया 16। अब 80 में से 16 घटाइएगा तो 64 रुपया आएगा, 64 6 70 10 80। तो सर आपने कितना में बेचा? 64 रुपया में खरीद लिया आप, ठीक है, 64 में खरीद लिया। जबकि यहां कह रहा है क्या, यदि एमआरपी 12 इतना रुपया है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीद मूल्य क्या है? देखो अब श्रीमान यहां पे आप देख रहे हो कि एमआरपी है आपका कितना? 1200, जबकि यहां एमआरपी है कितना? 100। 100 यूनिट का मान 1200, तो 1 यूनिट का मान 1200 बटे 100, और कितना में खरीदा? तो 64 रुपया में खरीदा। ये कट गया, 12 चौके 48 और 12 6 कितना? 72, 72 और 4 कितना हो गया? 76। इस तरीके से एक तरीका ये बनाने का है, लेकिन आप इसको इस तरह इतना मत करिएगा। आपको यहां दिया हुआ है कितना? 1200, ठीक है, 1200 दिया हुआ है, इस पे आपने पहला डिस्काउंट प्राप्त किया सर 20%, तो कितना में बिका? 80% में। आपने भैया एक और डिस्काउंट ले लिया 20%, कितना बिका सर? 80 में। बस इतना करिएगा ऐसे सवालों के लिए। तो ये देखिए कट गया 64 गुने 12, 64 गुने 12 यानी आ गया 768। 768 इतना ही करना है आपको, ठीक है। चलो, 4 दोस्त पी क्यू आर और एस समान समय पर समान बिंदु से 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 4 8 16 20 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड की चाल से जो है चल रहा है। देखिए अगर आप वृत्ताकार पथ पे आप चलते हैं, इस पथ पे आप चल रहे हैं, ठीक है, और इस पथ की जो लंबाई है, पथ की जो लंबाई है यानी सरकमफ्रेंस है वो कितना है? 400 मीटर है, 400 मीटर है। अब सर कितने लोग हैं? P है, Q है, R है और क्या है? S है ना। ये समान समय पर समान बिंदु से, ये एक ही बिंदु से सभी, मान लो कि यहां से सभी लोग दौड़ना शुरू किए, सभी लोग दौड़ना शुरू किए एक ही डायरेक्शन में, इस तरीके से सब लोग दौड़ना शुरू किए, तो सबका स्पीड तो अलग अलग होगा, स्पीड अलग अलग होगा। कुछ ही समय में जो अभी साथ हैं, कुछ ही समय में कोई आगे कोई पीछे हो जाएगा कि नहीं? लेकिन होगा क्या, आप ट्रैक पे दौड़े होंगे तो आप फील किए होंगे कि आप दौड़ते दौड़ते जो होते हैं ना कहीं आप मिलते हैं ट्रैक पे, ओवरटेक करते समय कहीं ना कहीं आप मिलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भैया एक जो है 4 8 16 और 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, दौड़ना शुरू करता है। यदि वे सभी समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? तो जब भी मिलने जुलने की बात आती है तो आपका जो निकालना होता है वो एलसीएम निकालना होता है। किसका एलसीएम निकालना होता है सर? तो आपको एलसीएम टाइम का निकालना होता है। किसका एलसीएम? टाइम का। तो श्रीमान देखो टाइम तो दिया नहीं है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं क्या? पी को कितना टाइम लगा सर? तो पी 400 मीटर के ट्रैक को दौड़ रहा है, कितना का स्पीड से? 4 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से दौड़ रहा है। तो ये हो गया सर कितना आपका? 100 सेकंड। ये हो गया सर 100 सेकंड, इसको लगा 100 सेकंड। अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू सर यही 400 को दौड़ रहा है 8 के स्पीड से, तो ये हो गया सर कितना? 50 सेकंड। और मैं अगर आर की बात करूं, आर का, तो ये 400 और बटे कितना हो गया? 16, और ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 सेकंड, 25 सेकंड बोलेंगे, 25 सेकंड। अब श्रीमान उसके बाद अगर देखें तो आपके पास है आर, सॉरी एस है,
एस 400 दौड़ रहा है कितना के स्पीड से, 20 के स्पीड से। आप कहेंगे सर ये हो गया कितना, 20 सेकेंड, यही होगा 20 सेकेंड होगा। अब बस क्या करिए श्रीमान, ये सभी का एलसीएम ले लीजिए। 100, 50, 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो कहेंगे एलसीएम का मतलब ऐसा नंबर जो सभी से क्या हो जाए, कट जाए, सभी से कट जाए, तो आप कहेंगे सर 100 ही होगा, 100 सेकेंड। और यही सवाल का आंसर होगा 100 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे सवाल आएगा तो आप कर लेंगे चकाचक। आ जाइए, निम्नलिखित पाई आरेख का अध्ययन कीजिए, उसे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई आरेख एक विशेष वर्ष के दौरान किसी देश से विभिन्न उत्पादों के आयात पर एक कंपनी के वार्षिक व्यय को दर्शाता है। देखिए सभी डिग्री में दिया हुआ है। कह रहा यदि उस वर्ष के दौरान जैव रासायनिक और वस्त्रों के आयात, कौन कौन, जैव रासायनिक और वस्त्रों के आयात पर व्यय की गई राशि 8 करोड़ थी। दो चीजों पे जो व्यय किए वो 8 करोड़ की है। अब देखिए तो जैव रासायनिक कहाँ है, जैव रासायनिक ये है आपका, यानी ये कितना डिग्री है, 42 डिग्री, 42 डिग्री। और उसके बाद आपके पास है वस्त्रों के आयात। वस्त्रों के आयात कहाँ से है सर, तो ये देखिए आपका 58 डिग्री, 58 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखो हो जाएगा कितना, तो ये हो गया सर 100 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया श्रीमान, 100 डिग्री, 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री। अब सर देखो 100 डिग्री हो गया, जबकि यहाँ दिया हुआ कितना, 8 करोड़, यानी 100 डिग्री का मान हो गया 8 करोड़, यही हो गया 100 डिग्री का मान कितना, 8 करोड़। अब आपसे पूछा है तो उस वर्ष सभी उत्पादकों के आयात पर व्यय की गई कुल अनुमानित राशि क्या है, तो ये टोटल कितना डिग्री हो जाएगा सर, 360 हो जाएगा। तो आपको 360 डिग्री का मान निकालना है, 360 डिग्री का मान निकालना है। 1 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा, 100 डिग्री। 360 का मान क्या हो जाएगा सर, 8/100 और गुने क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 8/100। ठीक है, तो यहां से आप देखें, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से कटेगा 2 बार में और 5 से कटेगा ये 2 बार में। 36 दूनी 72 हो गया, 72 बटे कितना हो गया सर, 5। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका कितना, 13×5 = 65, 14×5 = 70, 14 बार में लगा लेते हैं, 14.5 होगा। ठीक है, तो 14.5 कहां से आ रहा है आपका, नहीं आ रहा, देखिए तो सर मैंने काट दिया यहाँ पे 100 डिग्री का मान, ये 100 ही जोड़ के हो रहा है ना, 50, 40, 90, 8, 2, 10, 100 ही हो रहा है जोड़ के। हाँ ठीक है, 100 का मान कितना है, 8 करोड़ है, 8 करोड़। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। 1 का मान 8 बटे कितना हो गया, 100, तो 360 का मान हो गया 8/100 और गुने 360। मैंने कहा सर ये 0 से 0 काट देते हैं, 2 से ये कटेगा सर, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा संभाल लीजिए इसको। ये हो गया सर 8/100 और गुने 360, तो ये 0 से 0 आपका कट गया। और ये देखो 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8 होता है श्रीमान, 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 6 चौके 24, 4 तिहाई 12 और 2 14/5। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 5 दूनी 10, 8×5 = 40 और फिर 8, 28.8 आया, यानी लगभग क्या आएगा आपका, 29 करोड़ के आसपास। हाँ, हेलो बुआ, कैसे हैं सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है शाहजन भाई, ठीक है। चलिए आप कैसे हैं बताइए, आशा करते हैं आप भी बढ़िया होंगे। समीकरण इतना बराबर 1 है, एक वृत्त का समीकरण है। देखो एक वृत्त का समीकरण है, तो वृत्त का समीकरण जो होता है मेरे भाई, वृत्त का समीकरण जो होता है ना, वृत्त का समीकरण जो होता है वो x+1, या आप ऐसे देखो वृत्त का समीकरण x² और +y² और बराबर 1 होता है, वृत्त का समीकरण। ठीक, x² + y² बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। आप यहां से देखो कि ये अगर वृत्त का समीकरण है तो इसको सेटिस्फाई करना होगा, x² + y² बराबर 1 होना चाहिए। तो अब सर हमारे पास बीटा का मान क्या रखे, तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। सर अगर हमारे पास यहाँ दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया हुआ है बीटा, और बटे क्या है 3,
और प्लस बाई प्लस 2 का क्या है बुआ होल स्क्वायर, और बटे क्या है 4, और बराबर क्या है 1 है। ठीक है, होली की तैयारी चल रही है। 62 का सी है। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन को ये पुट करूँ, 4/3 पुट करूँ, तो यहाँ पे सर बन जाएगा 4/3 में पुट जब करूँगा 4/3, तो सर यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 3×3 9 आ जाएगा। तो ये देखें आप, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे ये नहीं रख सकते, 12 रखेंगे तब भी नहीं करेगा। अब आपको सीधे दिख रहा है 3/4, 3/4 दिख रहा है। देखो नीचे क्या है सर 3 है, ठीक है ना, नीचे क्या है 3 है। अब यहाँ 3/4 करेंगे तो 3 ऊपर रहेगा और 4 नीचे जाएगा। देखिए इससे ये कट गया, तो सर नीचे आ गया क्या आपका x + 1/4 है 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे बाई प्लस क्या है सर 2/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो और बराबर 1। आप देख रहे हैं x² + y² बराबर 1 है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल सही शाहजन ने बताया। चलिए, कहाँ से हैं शाहजन भाई, कहाँ से हैं आप? एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष 48 खंभे गाड़ता है। यदि दो खंभे के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो, एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है भाई, एक वर्ग है, ठीक है। इसमें टोटल कितने खंभे गाड़े गए हैं? 48 खंभे गाड़े गए, 48 खंभे। और प्रत्येक दो खंभे के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 48। अगर खंभा है तो 48 गैप होगा, और 48 गैप होगा, और एक गैप में दो खंभे के बीच का गैप जो है 5 का है, 5 का, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 40 × 5 = 200 और 8 × 5 = 40, यानी 240 हो जाएगा। 200 बुआ क्या हो जाएगा 40, मधेपुरा से, धन्यवाद मेरे भाई। 240 हमारा डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस का मतलब क्या, ये पूरा पेरीमीटर, पूरा क्या ये मेरे भाई पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4 × साइड, 4 × साइड बराबर 240। आप कहेंगे सर साइड बराबर क्या हो जाएगा 6 × 4 = 24, यानी कि इसका एवरी साइड कितना का होगा 60 का। अगर वर्ग का साइड मालूम हो गया, वर्ग का साइड मालूम हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 60 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 3600। अब देखो कुछ बच्चा ये भी कहता है कि सर दो खंभे के बीच की दूरी तो एक ही होती है, दो खंभे के गैप एक होता है, 3 खंभे के बीच गैप 2 होता है, 4 खंभे के बीच गैप 3 होता है। तो सर 48 अगर खंभे हैं तो गैप तो 47 बनेगा। लेकिन श्रीमान ये जो आपका है, ये स्ट्रेट लाइन में ये काम होता है कि अगर 2 खंभे तो एक गैप बनेगा, 3 खंभे तो 2 गैप बनेगा। लेकिन अगर आप ये सर्कल में देखें, एक खंभा यहाँ ले लेते हैं, एक खंभा यहाँ, एक खंभा ये ले लेते हैं, ये इस तरह से लेते हैं, तो आप देखिए 3 खंभे के बीच में गैप कितना बना, तो यहाँ एक गैप है, यहाँ एक गैप है, यहाँ एक गैप है। जितने खंभे होंगे उतने ही गैप होंगे। अगर ये सर्कल स्ट्रेट लाइन में अगर खंभे आप नहीं लगाते हैं, अगर खंभे आप स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे, तो अगर कहें कि 4 खंभा है तो 3 गैप होगा, 5 खंभा है तो 4 गैप होगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो जितने खंभे होंगे उतने ही गैप होंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे इस सवाल को लेकर। चलिए, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका के लिए क्या करते हैं, आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं पहले। तो सबसे छोटा वाला को 11, उसके बाद 11 के बाद कौन है मेरे भाई 15, तो आपने लिखा सर 15 लिखा, उसके बाद सर क्या है आपका 16 है, 16 है, उसके बाद क्या है सर 17, उसके बाद सर 18, और उसके बाद कितना हो जाएगा सर 18 के बाद क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 18 के बाद 22 हो गया, 22 हो गया, 1 2 3 4 5 6 6। अब देखिए आगे काम चल जाएगा, मे भी हमें लगता है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो 10 अगर होंगे तो बीच वाला होगा 4 एक साइड और 4 एक साइड, और बीच वाला जो 2 होगा उसी को जोड़ के 2 से भाग लगा देना है, 1 2 3 4, ये हो गया सर 4 इधर और 4 इधर रहेगा, ये 2 रहेगा हमको, ये दोनों को जोड़ के 18 और प्लस 22 और बटे 2 कर दीजिए, 20 10 30 40, 40 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बुआ, 20 सही होता है, 25 में 25 लाना है सर। आपका कोई रिकॉर्डेड बैच है कोई मैथ का? नहीं बुआ, अभी यहाँ मेरा बैच नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ही ज्वाइन किया हूँ, लगभग अभी महीना दिन हुआ है, ठीक है। तो अभी मेरा बैच है नहीं, तो मैं आपको सेवा अभी यहीं दे सकता हूँ।
बाकी कोशिश रहेगा आपके लिए कुछ स्पेशल कुछ क्लास यूट्यूब पे जो भी होगा प्रोवाइड कराने की कोशिश मेरी रहेगी आगे, ठीक है। सब बस ये बता दीजिएगा कि कौन से टॉपिक में आपको समस्या ज्यादा आता है, ठीक है। सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर पर आवर और साइकिल पर 13 किलोमीटर पर आवर की यात्रा की। उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कितने घंटे के लिए साइकिल चलाई? देखो, अब ये सवाल है मेरे दोस्त, तो ये सवाल आप कर सकते हैं किससे? एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन से आसानी से किया जा सकता है कि नहीं? देखो जरा, सर 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से साइकिल चलाया। रवीना ने पैदल 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला और साइकिल से चला 13 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, 13 किलोमीटर की रफ्तार से। और उसने 8 घंटे में कितना दूरी तय कर ली? 84। तो इसका एवरेज स्पीड क्या रहा सर? एवरेज स्पीड क्या रहा? 84 और बटे क्या हो गया? 8। 84 बटे 8 हो गया। 10 8 80 और 8 5 40, यानी कि इसकी एवरेज स्पीड होगी 10.5 हो गया। तो जो एवरेज स्पीड होता है उसको बीच में लिखा जाता है 10.5, और इसका बस अंतर निकाल दीजिए, अंतर, ठीक है श्रीमान। तो देखिए किलोमीटर पर आवर, तो ये जो रेशियो निकलेगा ना वो टाइम का निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, रेशियो जो निकलेगा वो टाइम का निकलेगा। तो सर 8 में 2 रुपया जोड़ेंगे यानी 2.5, 2.5 हो गया। यहां देखोगे सर तो 13 रुपया में से 10 रुपया निकल गया तो बचा 3 रुपया, उसमें से 50 पैसा चला गया, तो यहां भी हो गया 2.5 रुपया। यही हो गया 10.5 में 50 पैसा, 11 2 13, यानी कि दोनों का जो है यहाँ पे बराबर हो गया श्रीमान, दोनों के दोनों क्या हो गए? बराबर, यानी टाइम 1:2 क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपसे पूछा उसने कितने घंटे के लिए साइकिल चलाई। अब देखो 8 घंटे आप चले, 8 घंटे आप चले और टाइम दोनों का बराबर हो गया, दोनों का टाइम बराबर हो गया, यानी कि साइकिल से भी 4 चले और पैदल भी कितना चले? 4 ही चले। 4 4 4 4 65 का बी, ठीक है, 65 का बी। हाँ जी, ए और बी एक साथ मिलकर, देखिए ए भैया और बी भैया जी हैं, ये एक साथ अगर मिलते हैं तो काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ 24 दिन में कर सकते हैं। हुआ क्या कि उन्होंने 18 दिन तक कार्य किया। तो सर जो 24 दिन में काम पूरा हो सकता था, आपने 18 दिन काम किया, इसका मतलब कि 18 6 24, 6 दिन का काम बचा रह गया। तो सर ए और बी जो है वो काम को 6 दिन में कर सकता था जो बाकी है, लेकिन कह रहा है क्या? 18 दिनों तक कार्य किया, यानी 6 दिन का काम बाकी रह गया, और फिर शेष कार्य सी ने 10 दिन में किया। इसका मतलब यह है कि ए और बी मिलकर जो काम को 6 दिन में कर सकता था, वही सी जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। जो काम ए और बी 6 दिन में कर सकता था, वो काम सी जो है 10 दिन में कर रहा है। तो आप कहेंगे सर जी ठीक है, तो देखिए 2 कॉमन 5 और यहाँ 3 हो गया, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूं कि ए प्लस बी और बटे सी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 5:3 हो जाएगा। सर ए प्लस बी की जो क्षमता है काम करने की, यानी ए और बी मिलकर काम करेगा 5 और सी काम करेगा कितना? 3। इसमें बी और ए की अलग अलग इफिशियंसी निकाला नहीं जा सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब आपसे पूछा है क्या कि ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो टोटल वर्क आप पहले ले लीजिए, टोटल वर्क। तो सर ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में कितने काम? 5 काम, और 24 दिन में काम को समाप्त कर सकता था, तो यानी काम कितना रहा होगा? 24 गुने 5। एक दिन में 5 काम करता है और 24 दिन में काम को समाप्त कर ले रहा है, इसका मतलब 120 काम रहा होगा। और ये 120 काम तीनों मिलकर करेगा, तो ए और बी मिलकर 5 काम और सी मिलकर, सी साथ में आ जाएगा तो 3 काम और बढ़ जाएगा। तो ए बी और सी, ए बी और सी तीनों मिलकर करेगा कितना? 8 काम करेगा एक दिन में। तो 120 काम करने में कितना लगेगा सर? तो आप कहेंगे 15 दिन लगेगा, 15 × 20 से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 65 का डी होगा। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम और सी 3 काम, तो तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 8 काम होगा। तो 120 काम करने में कितना लगेगा? 120/8 हो जाएगा। अब्दुल जो है 70,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित अवधि में साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपया प्राप्त करता है। अवधि ज्ञात कीजिए, यानी टाइम पूछा है आपसे, टाइम पूछा है। देखो श्रीमान, आप ये समझो कि सर इतना रुपया आपने लगाया, आप चाहो तो इसको नॉर्मल भी कर लो ना, क्या दिक्कत है, ऐसे भी कर लो सीधे। आपको पता है सर P × R
और गुने टी और बराबर क्या होता है, एस आई होता है, एस आई होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे चलो ठीक है सर, पी बराबर कितना है, पी बराबर है सर 70,000, 70,000 और आर जो है वो कितना है 12%, 12% और टी हमको निकालना है और एस आई हमको दिया हुआ है 12,000 कितना 600, यही दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा बुआ, कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2 जीरो से आपका 2 जीरो उड़ गया, 2 जीरो से आपका 2 जीरो उड़ गया और उसके बाद आप काटेंगे इसको, फ्रैक्शन में आ रहा है 7 5 12 8 7 56, 7 से काटिए तो 7 एकम 7 8 7 56 और 6 से कटेगा 2 बार में और 6 से कटेगा 3 बार में, तो टी बराबर जो होगा वो 3 बटे क्या होगा 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी है। सिंपल भी इस तरीके से कर सकते थे इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। इतना में अनुमानित शून्यों की संख्या क्या है, देखो शून्यों की संख्या निकाला कैसे जाता है बुआ, शून्यों की संख्या कैसे निकालते हो आप, तो शून्यों की संख्या निकालने का तरीका है आपके पास कि देखो ये फैक्टोरियल है, जैसे मैं कहूं श्रीमान कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, ये रहा 10। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे यही पूछा है। श्रीमान ध्यान दीजिएगा, देखो शून्य का निर्माण 2 और 5 के मिलने से होगा, अगर 1 2 और 1 5 मिलेंगे तो 1 शून्य बनेगा। अगर मान लो कि 2 2 बार आ गया और 5 भी 2 बार आ गया तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 जीरो हो जाएगी। ठीक है, आपको अगर मैं कहूं कि सर 2 आ जाए 3 बार और 5 आ जाए 1 बार तो शून्यों की संख्या क्या होगी सर, शून्यों की संख्या 1 ही होगी, 1 जीरो का निर्माण होगा, क्योंकि जितना 5 रहेगा और उतना ही 2 रहेगा तभी शून्यों की संख्या जो है उतना आएगा। जैसे यहाँ 2 2 बार आया, 5 भी 2 बार तो 0 2 बार, यहाँ पे सर 1 बार 2 1 बार 5 0 1 बार, यहाँ सर देखो 5 1 ही बार आया और 2 की संख्या 3 बार आया, लेकिन 0 का निर्माण तो 1 ही होगा, 1 ही होगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो देखो मेरे भाई हमको ये पता चल गया कि सर जितना 2 रहेगा, अगर 10 2 है और 10 5 है तो 0 भी 10 बनेंगे। अब देखो हमको पता है कि 2 जो है हर दूसरे स्टेप में आता है, जैसे यहाँ 2 आया, यहाँ भी 4 में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, हर दूसरे स्टेप में 2 मिलता है। लेकिन 5 सर, 5 देखो 5वां स्टेप में मिलता है, पहला ये 5 स्टेप के बाद मिलता है। तो यहां से यहां तक मैं पूछूं कि नंबर ऑफ 5 क्या है, नंबर ऑफ 5 क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 2 बार आया। लेकिन मैं पूछूं सर नंबर ऑफ 2 क्या है, तो नंबर ऑफ 2 जो है सर वो देखो 1 2 और यहाँ 2 2 और 1 3 3 1 4 और यहाँ पे 4 3 7 और 1 8, नंबर ऑफ 2 कितना आया सर 8 आया। अब आप बताइए 2 जो आया वो 8 बार, 5 आया 2 बार, तो 0 जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो 2 टाइम्स, 2 ही 0 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 2 0 बनेंगे, बनेंगे कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि 5 को अगर निकाले कि सर 5 कितने हैं, तो नंबर ऑफ 5 कम आएंगे और नंबर ऑफ 2 ज्यादा आएगा, तो मैं सिर्फ 5 की संख्या देख लूंगा कि 5 2 बार आए 0 2 बना, 5 3 बार आता तो 0 3 बार आता, बस। तो हम 5 की संख्या बस निकालेंगे, जितने 5 आएंगे उतने ही 0 बनेंगे। तो श्रीमान देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, इसमें आप देखिए बस ये बता दीजिए कि 5 कितना है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब 5 से जब भाग लगाइएगा तो जितने टाइम में लगेगा उसमें फिर से 5 से भाग लगाना है। जैसे देखिए यहाँ से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे 15 कट गया सर, फिर 0, 9 पचे क्या हो गया 45, 45 फिर यहाँ पे 4 आया 4, अच्छा उसके बाद फिर यहाँ पे 9 पचे 45 यही आएगा। ठीक है, 5 पचे 25, 9 पचे 45, 45 और 4 49 और 5 15। ठीक है, जो ये आया है फिर उसमें भाग लगाइए 5 से, फिर इसमें 5 से भाग लगाइए 5 से। ठीक है, 5 से यहाँ लिखिए प्लस 5 से जब भाग लगाइए तो 6 पचे 30, 30 फिर 5 4 4 9 पचे 45, 619, फिर 619 में भाग लगाइए 5 से, तो ये हो जाएगा सर 12 पचे 60, 12 पचे 60 और फिर 5 तिहाई 15, 5 जितना बार में भाग लग जाए उतना लिख देना है। 123 बार भाग लगा है 123 लिखे, फिर 123 में 5 से भाग लगाइए तो सर 24 पचे 20 से, और फिर 24 में 5 से भाग लगाइए तो आप कहेंगे 5 चौके सर क्या होगा 20 होगा। अब देखो 5 4 से छोटा हो गया, जब छोटा हो जाए तब छोड़ दीजिए, लेकिन भाग आपको तब तक लगाना है और बस अब सबको जोड़ दीजिए, यही आपका नंबर ऑफ 5 है और जितने 5 आएंगे उतने आपके 2 आएंगे, सॉरी उतने आपके 0 आएंगे। चलो तो सर ये देखिए कितना हो गया,
4 और 4 8, 8 3 11, 11 9 20, 20 और 5 कितना हो गया 25। हाँ। देखो 5 चौके 20, यहाँ गड़बड़ कैसे हो गया, 5 2 9 10, 5 चौके 20 24, और यहाँ पे हो गया सर 5 चौके 20, ठीक है 4 आया, ओके। 5 4 4 8, 8 2 10 और 1 11, 11 9 20, 20 और 5 कितना आ रहा है 25 आ रहा है 25। उसके बाद 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 1 7, 7 और 9 कितना होता है 9 7 16, बचा कितना 1 1, 2 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 6 कितना हो गया सर 8, 8 और 0 कितना हो गया सर 8, 8 हो गया 8। उसके बाद हमारे पास रह गया सर कितना 3 रह गया सर, 3 रह गया, 3 रह गया, 3 8 6 5, कहाँ गड़बड़ हो रहा है 3 8 6 5। अच्छा सर, यहाँ पे आपने 24 लगाया 24, उसके बाद यहाँ आया 4, और फिर इस 4 को 5 से भाग लगेगा नहीं लेकिन लिखना पड़ेगा, तो ये 4 जब ऐड कर देंगे ना, 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 9, वही 4 मैंने नहीं लिखा हुआ, ठीक है 4 मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे छूट गया। 3869 आंसर है आपका सही में। आपने लगाया कितना बुआ 24 में लगाया 5 से, कितने बार में 4 बार में, तो फिर ये 4 यहाँ लिखिए, और उसको 5 से जब भाग लगाएंगे तो लगेगा नहीं, तो आपको बस ये रह जाएगा आपका 4/5 रह, ठीक है। तो आप सभी को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, ओके। हाँ ये होगा बुआ 3869, ठीक है 3099 नहीं होगा बुआ, 3099 नहीं होगा, देख लो 5 3 15 मैंने कर दिया ना 15, फिर यहाँ देखो बचा 4 और 9, 2 डिजिट तो आपको उतारना पड़ेगा, तो 0 लगाइएगा, फिर 9 बचे 45, बचा 4, फिर आपका अच्छा यहाँ गड़बड़ तो नहीं कर दिए, 1 मिनट रुक जाओ, टिंग टिंग टिडिंग 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 टिडिंग, रुक जाइए सर। यहाँ से किया 5 3 15, ओके, या 30 बचे 150, और उसके बाद यहाँ 49 बचा 49, 5 से भाग लगाए 9 बचे 45, फिर 4 आया, और फिर 5 से भाग लगाना था आपको, तो ये आपका आता कितने बार में 9 बार में आता, ये 3099 होगा, यही होगा। अच्छा गड़बड़ हो गया 3099, तो फिर पूरा को करना पड़ेगा नहीं, अच्छा 3099 होगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बुआ, यहाँ गड़बड़ हो गया, देखो पहला गड़बड़ हुआ तो पूरा गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा 30, फिर उसके बाद 5 एकम 5 बचा कितना 4 और 9, और फिर आप लगाएंगे सर 9 5 कितना हो जाएगा 45, 619 बार में लगेगा, ठीक है 619 बार में लगेगा, 6 5 30, 5 एकम 5 4 9, 9 5 45, ओके। फिर 619 को भाग लगाइए 5 बार में, 5 बार में, तो 12 5 क्या हो जाएगा 60, और 5 3 15 15, फिर आप लगाएंगे सर 123 में, 123 में 123 में लगाएंगे 5 से, 24 5 20 से, यही होगा, और फिर 24 में लगाएंगे 5 से, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20। अब ठीक है देखो, हाँ अब देखो जरा 9 9 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 और 8 कितना हो गया 29, 29 बचा कितना 2 2, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 और 2 कितना 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 बचा 1, 1 बचा सर 1 0 1 हो गया, और 1 और 6 7 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया सर 8 हो गया, 8 8, और फिर यहाँ रहा सर कितना 3 रहा 3, तो 3869 आएगा, ठीक है हाँ जी 3869 आएगा बुआ, ये सही आंसर है 3869, ठीक है 3869 आएगा, ठीक है बुआ, वहीं पे गड़बड़ हो गया था इस वजह से। चलो देखो उस सवाल को मैं थोड़ा डिटेल से समझाने गया,
तो उसमें हो गया गड़बड़, टाइम हो गया खराब। आ जाइए, कोई बात नहीं। ये रहा आपका 124 और ये n प्लस क्या है 1 है, 1 यही है। अब कह रहा है क्या कि मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक क्या है पूर्णांक है। अब इसका बताइएगा क्या आएगा शाहजन कुमार। ये सवाल जो है काफी लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल सवाल। देखो आप एक बात बताइए बुआ कि 4 के पावर अगर 1 रखते हैं तो इसका यूनिट वैल्यू 4 बनेगा, 4 के पावर 2 रखते हैं तो इसका यूनिट वैल्यू 4 चौके 16 यानी यूनिट वैल्यू क्या बनेगा 6 बनेगा। 4 का अगर क्यू रखते हैं तो 64 यानी यूनिट वैल्यू क्या बनेगा 4 बनेगा। और फिर 4 के पावर 4 रखते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा 4 चौके 16, 6 चौके 24 25 256, यूनिट वैल्यू हो जाएगा कितना 6। अब आप देखिए यहां से एक बात को समझिए कि ये 1 यानी ये क्या है ऑड पावर, ये क्या है हमारा इवन पावर, इवन पावर, ये क्या है सर ऑड है, ऑड है, और ये क्या है सर इवन है, इवन। आप ये देख रहे हैं कि जब 4 पे पावर ऑड रखते हैं तो यूनिट वैल्यू 4 बनता है। देखो 4 के पावर ऑड है तो यूनिट वैल्यू क्या है 4, लेकिन जब 4 के पावर इवन है तो क्या आता है 6 आता है। 4 के पावर इवन है तो क्या आता है वो 6 आता है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अच्छा तो सर देखो मान लो कि n जो है हम ये मान के चलते हैं n कि ये मान लो कि ये ऑड रहा हो, ये ऑड रहा होगा। अब ऑड संख्या मान लो कि जैसे 3 है, उसमें जैसे ही 1 जोड़ोगे तो ऑड संख्या जो है हमारा क्या बन जाएगा इवन बन जाएगा। अगर ये ऑड होगा तो ये जो हमारी संख्या ये क्या रहेगी सर इवन रहेगी, ये हमारी क्या रहेगी, तो आप कहेंगे इवन रहेगा सर, इवन रहेगा। इसमें तो दिया नहीं है n, बस दिया एक पूर्ण संख्या है। अब मैं कहूं सर कि अगर ये ऑड है तो ऑड है तो सर हमारा यूनिट वैल्यू क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 4 बनेगा सर 4, ठीक है। और ये हमारा इवन है तो क्या बनेगा सर 6 बनेगा, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा सर 10, तो यूनिट वैल्यू हमारा क्या होगा सर 0 होगा, यूनिट वैल्यू हमारा क्या होगा 0। या कोई अगर इसको आप मान लेते हैं इवन मान लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ यूनिट वैल्यू 6 आ जाएगा, और अगर ये इवन होगा तो ये ऑड होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो आपका जो है यूनिट वैल्यू क्या बनेगा 0 ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है शाहजन भाई, क्लियर है कि नहीं है बताएंगे। चलो, एक भूखंड प्लॉट को इतना में बेचा जाता है तो मालिक को इतना प्रतिशत की क्या होती हानि होती, 23% लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड कितने में बेचा जाना चाहिए, ये पूछा है। बताओ, देखो मेरे भाई आप जब भी ये देखो तो ये आपका क्या है सर सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। आपने 26,565 में बेचा है, बेचा है। अब जब बेचा तो आपको क्या हुआ 23% की हानि हो गई, बेचा तो 23% की क्या हुआ सर हानि। तो सर अगर मैं सेलिंग प्राइस से मैं कॉस्ट प्राइस पे जाना चाहूं तो 100 को मैं ऊपर रखूंगा और 23% का हानि हुआ तो 100 में 23 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा सर 73 हो जाएगा, सॉरी 77 हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये सीपी बन गया। अब इसको 23% के लाभ पर बेच दीजिए तो सीपी से अब एसपी पे जाइएगा तो 23% का लाभ यानी 100 में जोड़ दीजिए 123 और 100 यहां पे नीचे होगा। एसपी से सीपी जाइएगा तो 100 ऊपर रहेगा और सीपी से एसपी जाइएगा तो 100 नीचे रहेगा। ठीक, बस आप यहां से इसको हटा दीजिए, कट गया ये। उसके बाद आप जब इसको सोल्व करते हैं तो 11 से 7 बार में और 11 से कितना सर 11 दूना 22, 22, 22, 22 और 4 कितना हो गया सर 26। फिर 11 चौके क्या हो गया सर 44, बचा क्या सर 1 बचा, यहां से यहां तक 1 बच गया। फिर 11 एकम 11 और फिर ये 55, 2415 टाइम में कट गया। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अगर देखें यहां से तो सर 7 से ही कटना चाहिए, 7 से तो सर 7 21 होता है, 7 21 21 21, यहां बच गया सर कितना 3, फिर 7 चौके 28, 7 बचे 35, यानी सर 3 4 5 और गुने 100 क्या आएगा 23 आएगा, 123 आएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे सर, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा श्रीमान, देखो 100 ये 5 3 क्या हो गया सर 15, 5 3 15 बचा क्या 1, फिर देखिए 3 चौके कितना 12, 12 और 1 13 और 5 दूनाई 10, 13 और 10 क्या होता है सर 23, 23 बचा कितना सर 2, बचा कितना 2, फिर 3 को गुना 3 से 9 2 11 और 4 दूनाई 8, 8 11 और 8 19, 19 और 5 होता है 24, बचा कितना सर 2, 2 बचा सर। उसके बाद 3 दूनाई 6 2 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 3 और 1 क्या हो गया 4,
ये आपका आंसर आएगा 42435, 42435 आएगा, 42435। ठीक है, ये रहेगा भाई। यदि किसी वस्तु को 1560 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को इतना में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। देखिए, अगर प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट बराबर होता है सर एसपी और माइनस क्या होता है सीपी। और लॉस की बात करूं तो आप कहेंगे सीपी और माइनस क्या होता है सर एसपी। ठीक है, ये होता है। तो सर 1560 में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी लाभ हुआ है इतना पर बेचे हैं, तो हमने मान लिया कि अगर लाभ अगर निकालते हैं तो आप कहेंगे सर लाभ बराबर होता है एसपी और माइनस क्या होता है सीपी, ये होता है सर। अच्छा, और जितना का लाभ हुआ है उसी वस्तु को इतना में बेचते हैं तो हानि होता है, तो हानि बराबर क्या होता है सर सीपी माइनस एसपी ये। और जितना लाभ है, जितना प्रॉफिट है, उतना ही क्या है लॉस है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, यानी दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर चलो ये सीपी सीपी इधर आ जाएगा तो 2CP हो जाएगा और ये भी उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ सर 0 6 6 12 15 10 25 25 और कितना हो जाएगा 26, ये कट गया सर 13 और ये 10, तो सीपी जो आ गया वो 1300 क्या आ गया 10। अब जब भी ऐसा सवाल रहे दोबारा आए, जब भी आपके पास, हाँ, जब भी आपके पास इस सवाल को दोबारा आएगा तो आप बस इतना करिएगा, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग लगा दीजिएगा, 1560 और प्लस 1060 और बटे 2 कर दीजिएगा और ये आपका सीपी रहेगा। ठीक है, ए एक्स से बाई तक 102 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बाई से एक्स तक 136 किलोमीटर पर आवर की चाल से। देखो ए जो है वो एक्स से बाई, एक्स बाई, यहां से ये एक पॉइंट एक्स है, एक पॉइंट ये क्या है बाई, एक्स से बाई जा रहे हैं, यानी इधर को जा रहे हैं, मान लो इधर को जा रहे हैं x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और इधर से आ रहे हैं मान लो 22 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो एवरेज स्पीड की जब बात किया जाएगा, एवरेज स्पीड की बात किया जाएगा तो आप लिखिएगा ट्वाइस ऑफ एक्स बाई और बटे एक्स प्लस बाई लिखिएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स बाई और बटे एक्स प्लस क्या लिखिएगा बाई लिखिएगा बाई। तो आप देख रहे हैं एक स्पीड है 102 किलोमीटर पर आवर और फिर उधर से वापस आ रहे हैं 136 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी, तो बस आपको ये करना है ट्वाइस ऑफ 136 और गुने कितना होगा सर 102 गुने 136, 102 और गुने 136 और बटे होगा सर कितना, इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 13 और 10 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। सर अगर 2 से इसको काटेंगे तो 11 दुनाई 22 और 9 दुनाई 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 दुनाई 18। अब सर इसको सोल्व कर लीजिए, तो देखो 136 गुने 2 क्या होता है, 136 गुने 2 272, 272, आगे एक जीरो है तो 2 डिजिट तक लिख सकते हैं, 2 कैरी बच गया, 136 गुने 1 136 और 2 138, ये हमारे पास आ गया गुना करके और बटे है कितना 119 है। आप श्रीमान यहाँ भाग लगाइए तो एक बार में लगेगा, एक बार में। ठीक है, तो यहाँ बच गया सर 19 बच गया और फिर 197 फिर एक बार में ही लगेगा, एक बार में ही लगेगा, 17 से 9 गया 8 बचेगा और फिर 18 से 11 गया तो कितना बचेगा सर 7 और फिर यहाँ 2 फिर लगाइएगा तो कितने बार में लग जाएगा, 7 बार में तो नहीं लगेगा, 6 बार में लगेगा, 6 बार में। तो आप देख रहे हैं ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें था बट आप स्मार्ट तरीके से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आइए, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए है, स्टेशन एम से 7:40 पर निकलती है। देखिए स्टेशन एम से जो है निकलती है कितना बजे, 7:40 में निकलती है, 7:40 में एम से निकलती है और किस स्टेशन तक जाती है, एन स्टेशन तक। कितना बजे जाती है, 2:40 में, 2:40 में पहुंचती है। आप बताइए 7:40 में निकले, 7:40 AM में निकले और 2:40 PM में पहुंचे, यानी कितना टाइम हो गया सर, तो 7 5 12 और 2 यानी 7 घंटे हो गए, 7 घंटे लगे, 7 घंटे। फिर एक ट्रेन जो है बी, एक ट्रेन का नाम बी है, बी और एक ट्रेन का नाम ए है जो इधर से खुली थी और एक ट्रेन का नाम है जो इधर से खुलती है। ठीक है, एम एन से खुलती है 9:40 में, कितना में खुलती है, 9:40 में खुलती है, 9:40 AM में, एम में खुलती है और उसी स्टेशन पर 2:40 में पहुंचती है, 2:40 में पहुंचती है। आप बताएं कितना समय लगा सर, 9 3 12 और 12 उसके बाद 2 यानी 5 घंटे लगे, 5 घंटे। अब देखो श्रीमान
एक को लगा 7 घंटा, एक को लगा 5 घंटा, दोनों से कटने वाला नंबर क्या होता है? 7 और 5 से कटने वाला नंबर, आप बोलिएगा 35। तो आप दोनों से कटने वाला नंबर एक डिस्टेंस मान लीजिए, सर 35 किलोमीटर डिस्टेंस है, मान लो ये 35 किलोमीटर। अब 35 किलोमीटर अगर 7 घंटे में तय किए हैं तो इसका स्पीड आ गया हमारा पहले वाले ट्रेन का 35/7 यानी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से अगर ये 35 किलोमीटर 5 घंटे में तय किए हैं तो इसकी स्पीड हो गई कितना सर? 35/5 यानी 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अच्छा, अब कह रहा है ए और बी के मिलने का समय बताइए। देखो मिलने का टाइम जो होता है, मिलने का टाइम बराबर होता है बीच की दूरी बटे समय, बीच की दूरी और बटे क्या आपका स्पीड, स्पीड में भी क्या रिलेटिव स्पीड, बीच की दूरी और बटे रिलेटिव स्पीड होता है। तो आप देखोगे सर यहां पे ये है और ये यहां है, तो बीच की दूरी तब लेना है जब दोनों ट्रेन चल रहा हो, जब दोनों ट्रेन गतिमान हो तभी बीच की दूरी लेना है। आप देखो ये चल रहा है 7:40 में चला है और ये चला है 9:40 में, तो 2 घंटा पहले इसको चलाइए तो 9:40 हो जाएगा, तो पहले 2 घंटा इसको चला दीजिए 2 घंटा। सर इसको मैं 2 घंटा चलाया, मान लो यहाँ पहुंच गया, यहाँ टाइम हमारा हो गया 9:40 और यहाँ भी 9:40 से ट्रेन खुल गई, ये भी 9:40 में ट्रेन खुल गई। अब देखिए दोनों के बीच दूरी क्या है, तो सर 1 घंटे में 5 तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर चल गया। अब दोनों के बीच की दूरी है सर 35 - 10 यानी 25, तो यहां लिखिएगा सर कितना? 25 लिखिएगा, 25। और रिलेटिव स्पीड एक इधर को जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 5 और कितना? 7 यानी 12 हो जाएगा। 5 तो ये हो गया सर कितना? 12 दूनी 24, 2 आवर, और यहाँ 1/12 बचा, 1/12 आवर, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तो 12×5 = 60 यानी 2 घंटे और 5 मिनट। तो यहाँ से हो जाएगा सर 2 घंटे कब से सर? 9 बजे, 9:40 के बाद, तो 9 बजे के 9:40 के 1 घंटे बाद 10:40, उसके बाद 1 घंटे बाद 11:40 और 5 मिनट और, यानी 11:45। ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ जी, ये बताइए सर 1/4 है और प्लस 1/4 गुने क्या है? 5 है, और प्लस 1/4 गुने 5 और गुने क्या है सर? 6 है, यही है ना? देखिए 1/4 है। सर मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं बेस सेम कर लेता हूँ, बेस को सेम कर लेता हूँ, बेस को सेम। सर यहाँ 4 5 है, 6 नहीं है, 6 से गुना कर लेते ऊपर नीचे। यहाँ सर क्या है? 5 और 6 नहीं, तो ऊपर नीचे 5 और 6 से गुना कर लेते, बस हमारा एलसीएम बन गया। क्या हमारा एलसीएम बन गया सर? 4 गुने 5 गुने क्या हो गया? 6। तो यहाँ से देखेंगे सर 4, ये क्या बच गया सर? 5 गुने 6 बच गया, और यहाँ क्या बच गया सर? 6 बच गया, और यहाँ क्या बच गया? 1। 6 × 5 = 30, 6 × 36 और 1 कितना हो गया? 37। और ये हो गया सर 5 चौके 20, 20 6 कितना हो गया? 120, 120। तो यहाँ हो जाएगा श्रीमान कितना? 12×3 = 36, 12×3 = 36, 1 37, 1। फिर उसके बाद आप लगाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बुआ? डी आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, एक मोतियों का हार टूटा हुआ है, हार टूट गया जी, हार, जिसमें से 1/8 मोती फर्श पर गिर गए। 1/8 मोती जो है फर्श पर गिरे, 1/4 कुर्सी के नीचे गिरे, 2/5 मोती सोफे पर गिरे। तो देखो टोटल का एक बार 1/8 करना है, और एक बार करना है 1/4, और एक बार करना है 2/5। तो ऐसा करिए कि टोटल मोती तीनों से कटने वाला नंबर मान लीजिए 8 4 5, 8 4 5, यानी सर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 40। तो हमने मान लिया टोटल मोती मैंने मान लिया, टोटल मोती मैंने मान लिया 40 मान लिया, 40। अब 40 मोती है, उसका 1/8 मोती फर्श पर गिरा, फर्श पर 1/8, तो 40 का 1/8 यानी 5 मोती। उसके बाद फिर 1/4 कुर्सी पर गिरा, कुर्सी पे गिरा सर, कुर्सी पे 1/4, तो 40 का 1/4 यानी 10 हो गया। फिर उसके बाद सर 2/5 मोती सोफे पे गिरा, सोफे पे 2/5, तो सर 40 का 2/5 करिएगा तो 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद कहा है क्या? 18 स्ट्रैंड में ही रह गए,
18 मोती अभी भी बचा हुआ है। यहाँ देखो तो 16 और 10 26, 26 और 5 31, 31 मोती तो हो गया। 40 में से 31 निकल गया, बचा कितना? 9 मोती। 9 यूनिट मोती बचा है, 9 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में बोला है कितना बचा? 18। 9 यूनिट का मान 18, तो 1 यूनिट का मान 2 हो गया। आपसे पूछा है फर्श में कितने गिरे? फर्श का मतलब 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 2 है, तो 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा? डी होगा वो। 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए तो सबका अंकों का 9 है, बिल्कुल है। यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है। देखो संख्या जो है ना, संख्या जैसे क्या है? 18, इसका यूनिट वैल्यू क्या है? 8, उसके 5 गुने से 6 अधिक है, तो 8 6 48, 48 और 6 कितना होता है? 54 होता है, जबकि ये है 18, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिएगा, संख्या कितना है? 45, इसके इकाई संख्या क्या है? 5, 5 का कितना गुना लेना है? 5 गुना, और उसे कितना अधिक करना है? 6 गुना। 25 6 31 होता है, 45 के बराबर नहीं होता। अगर यहाँ देखेंगे तो 27 है, इकाई संख्या क्या है? 7, उसमें 5 से गुना करना है, 6 से गुना करना है, 7 5 35, 6 41 होता है, ये भी नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? डी नंबर। देख लीजिए 36 है सर, यूनिट वैल्यू 6, और 6 गुने क्या करना है? 5 और प्लस 6, देखो 30 और 6 कितना हो गया? 36 हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, उनका मसा कितना है? मसा 12 है। यहां से मसा ले लीजिए, 1 2 3 का मसा कितना होगा सर? 1 होगा। मसा को डिवाइड मसा से कर दिए, और निकालना है क्या? तो वे संख्याएं क्रमशः कौन सी है? 1 यूनिट का मान 12 आ गया, तो 1 यूनिट का मान 12 होगा, 2 यूनिट का मान 24 होगा, 3 यूनिट का मान क्या होगा? 36 होगा। 12 24 और 36, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। 130 का डी होगा। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। देखिए रवि है और मोहन है, रवि मोहन से 20% अधिक है, तो मोहन अगर 100 लेते हैं तो इससे 20% अधिक हो जाएगा, कितना? 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन कितना होगा? आप चाहो तो आप रेशियो निकाल लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। चलिए निकाल लेते हैं, आदत है अपनी, ये कर लेते हैं। ये 6 हो गया, ये क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, रवि 6 और मोहन का 5, यहां दिया हुआ है किसका? मोहन का 1600, मोहन का 1600, यहां मोहन का कितना है? 5। मोहन को डिवाइड मोहन से कर दीजिए, रवि निकालना है तो 6 से गुना कर दीजिए। तो ये हो गया सर कितना? ये हो गया सर, काट दिए तो 320 बार में, और 6 दुनाई 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 1920। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 1920 आएगा बुआ। 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने पर 5000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन क्या है? देखिए 5000 रुपया जो है आपके पास है, 5000 रुपया है ना, 5000 रुपया, और उसको आप 12% के साधारण ब्याज पर लगाते हैं। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। तो अगर 12 साल के लिए 5 साल के लिए लगाएंगे 12% के हिसाब से, तो आपका ब्याज होगा 12 पंजे कितना परसेंट होगा? 60%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल ब्याज बराबर देती है। एक साल में 5%, तो 1 साल में 12%, तो 5 साल में आपकी कमाई होगी 12 पंजे 60%। तो जितना पैसा लगाएंगे उस पे 60% कमाई होगी, आपकी 60% कमाई होगी। ठीक है, तो अगर 60% निकालिएगा तो ये आएगा सिर्फ ऐसा ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर अमाउंट निकालना है तो 60% मत निकालिए, 60% ऐसा ही होता है, और प्रिंसिपल होता है 100%। दोनों को जोड़ दीजिए तो 160%, 160% बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? एसआई होता है। तो ये देखो एसआई और प्रिंसिपल जोड़ दिए तो अमाउंट डायरेक्ट निकल जाएगा। 160% निकाल दीजिए, 160% निकाल दीजिए। ये हो गया सर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 पंजे 80। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए कर रहा हूं कि मुझे टाइम पकड़ना है, अभी 7 बजे से मेरा एक डिस्कशन है। ठीक है सर, टीचर वाले का कब क्लास है? ऑफलाइन में टाइम बताइए, जाएंगे कहाँ पर? आप बोले थे बिकना पहाड़ी में क्लास चल रहा है आपका 6 to 8, 6 to 8 और 9 to 10, जिसमें कि अभी एडवांस मैथ चल रहा है। ये चलता है आपका 9 से 11 चलता है, 9 से 11, और उसके बाद एक चलता है आपका, उसमें पीआरटी का बैच चल रहा है, पीआरटी का बैच चल रहा है। ठीक है, वो चलता है आपका 11 से 12 चलता है, 11 से 12 चलता है। और फिर आपका जो है एक और सेंटर है, वहाँ पे चलता है 2 बजे से, इसका नाम नहीं याद आ रहा है कहाँ है। ठीक है, मैं अभी नया नया ज्वाइन किया हूँ तो मुझे थोड़ा सा जगह का आइडिया नहीं है अभी।
ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर इतना रुपया की राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये लास्ट सवाल है। चलिए कोई बात नहीं। देखो बुआ, 20% का मतलब क्या होता है सर? 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 तो ऐसा करिएगा कि प्रिंसिपल और ये अमाउंट, 5 रुपया प्रिंसिपल मान लीजिए और 1 रुपया मिलाकर अमाउंट हो जाएगा 6। ये 1 साल का रेशियो हो गया। 2 साल के लिए पूछा जाए तो फिर से रिपीट कर दिए, 3 साल के लिए पूछा जाए फिर से रिपीट कर दीजिए। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये तीनों साल के लिए लगेगा आपका 20%। लेकिन फिर उसके आगे है 3 माह। तो देखो 20% जो है वो 12 महीने के लिए, 20% वार्षिक है, यानी कि 12 महीने के लिए 20% है। तो 3 महीने के लिए कितना होगा सर? 3 × 4 = 12 और 4 × 5 = 20, यानी 5% होगा। तो 3 महीने के लिए जो ब्याज होगा वो 5% रहेगा। और 5% का मतलब होता है 5/100 यानी 1/20 होता है। तो सर यहाँ पे आपका जो है प्रिंसिपल 20 हो जाएगा और अमाउंट 1 रुपया मिलाकर 21 हो जाएगा। 21 कर दीजिए इसको सोल्व। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 2 हो जाएगा 250 और 1 0 यानी 2500। 6 का क्यूब क्या होता है सर? 216। 216 और गुने 21, 21, 21 6 कितना होता है सर? 26 से बचा कितना? 12 और 21 × 21 कितना होता है सर? 441। 441 और 12 कितना हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे सर 2 और 1 3, 4 1 5 और ये हो गया सर 4 हो गया। ठीक है, ये 4 यही आएगा। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 दूना 250, 1 0 मैंने यहाँ लगा दिया। उसके बाद सर 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216 हो गया, 216 216 216 216 गुने क्या सर? 216 गुने 21। मैंने यहाँ गड़बड़ किया है, देखो 21 6 क्या होगा? 26 से। अच्छा 6 नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये आ गया सर, ये आ गया। तो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, प्रिंसिपल कितना दे रखा है सर? 1 2 4 0 है कि 5, 3 2 5 है, ये हो गया सर, यानी 1 लाख है। 1 लाख यहाँ से प्रिंसिपल कितना है? 2500। तो प्रिंसिपल को डिवाइड प्रिंसिपल से, आपको निकालना है क्या सर? ब्याज निकालना है। ये अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा तो ब्याज आ जाएगा। तो 6 से 0 घटाएंगे तो 6, 3 से 0 घटाएंगे तो 3, 5 से 5 घटाएंगे तो 0, 4 से 2 घटाएंगे तो 2, ये आपका आएगा CI। तो गुना कर दीजिए 2036। ये देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 25 से ये 4 बार में 100 हो गया। ये हो गया सर 6 चौके 24, 4 थे 12 और 2 14, 14 4 दूना 8। क्या आएगा आपका आंसर? 8144। 8144, 1 0 यहाँ छूट गया, यहाँ लिख दीजिए। तो ये रहा श्रीमान आपका आंसर है। SSC के लिए पढ़ाया होगा सर, बिहार SSC के लिए पढ़ाए हैं, बट अभी संस्था में नए नए जुड़े हैं, तो आगे बैच आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी आएंगे श्रीमान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, मैं 6 मिनट लेट हूँ, बाय। सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चे, सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग आगे का कारवां प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आज हम पहले क्वेश्चंस की बात करें। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। सतपुड़ा, विंध्याचल, आर्यावली, गुरु शिखर। सतपुड़ा की भी पहाड़ी है, विंध्याचल भी पहाड़ी है, अरावली भी पहाड़ी है। गुरु शिखर इसमें अलग हो जाएगा क्योंकि ये चोटी को दर्शा रहा है और बाकी सभी पहाड़ों की श्रेणी को दर्शा रहा है। तो गुरु शिखर को आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बेमेल फिर ढूंढना है। चश्मा है, धूप का चश्मा है, श्रवण संबंधी उपकरण है, कृत्रिम अंग है। तो देखिए ये कृत्रिम अंग जो होगा ना, यही अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा क्या है? तो एक्सटर्नल है, लेकिन ये क्या होगा? तो इंटरनल होगा। कृत्रिम अंग कनेक्ट होगा बॉडी के साथ। देखिए गोल्डन एवं सर्किल को क्रमशः 7 15 12 4 5 और 14 बस प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है। 3 9 18 3। तो ई के लिए क्या होगा? तो 5, एन के लिए 14, जी के लिए 7, एल के लिए 12। 5 14 7 12, 5 14 7 12, 5 14 नहीं। ऑप्शन नंबर सी को आंसर कर लीजिएगा बच्चे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए अजय ने एक महिला की ओर इशारा किया, तो कोई महिला है, इसकी ओर इशारा किसने किया? तो अजय ने किया। कहते हुए कहा वह मेरी मां के पिता की इकलौती पुत्री है, कि इकलौती पुत्री है, उसके 2 बच्चे हैं। चलिए,
तो इसकी इकलौती पुत्री, तो यही तो इसकी इकलौती पुत्री है। इसका मतलब हो गया कि अजय की माँ और ये महिला दोनों जो है, ये दोनों सेम ही शख्स है। और फिर कहता है उनके 2 बच्चे हैं, तो एक तो अजय हो गया और एक बच्चा कोई और होगा। उसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है। तो जिसके 2 बच्चे हैं ना, इसके इकलौते पुत्र की पत्नी कौन है? तो रीता है। पूछ रहा अजय महिला का कौन है? तो अजय जो है वो महिला के पति के पिता यानी ससुर का भाई यानी ससुर नहीं। इंग्लिश में पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ वोमन, अजय सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स फादर। ठीक है। शी हैज 2 चिल्ड्रन। शी हैज 2 चिल्ड्रन। हर ओनली सन्स वाइफ इज रीता। उसके बेटे की पत्नी रीता है। अजय इज द वोमेन्स। इनके 2 बच्चे हैं। इंग्लिश में अलग कर दिया है। तो इनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं और उसके इकलौते पुत्र। तो जैसे ही इनके 2 बच्चे हैं और इकलौते पुत्र की बात करी जा रही है, तो अजय ही इकलौता पुत्र है। की पत्नी कौन है? तो रीता है। अब पूछ रहा है अजय महिला का कौन है? तो अजय महिला का पति है। बच्चे देखिए इंग्लिश में अलग है। उसके 2 बच्चे हैं, उसके इकलौते पुत्र की पत्नी, तो इसके 2 बच्चे हैं और उसके इकलौते पुत्र की पत्नी, तो वहां से ससुर आ जाएगा। लेकिन इंग्लिश में क्लियर कर दिया गया है हर ओनली सन्स वाइफ इज रीता। उसके इकलौते बेटे की पत्नी रीता है। तो इस महिला का इकलौता बेटा अजय हुआ और उसकी पत्नी कौन हो गई? तो रीता हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, अच्छा प्रश्न था ये। देखिए एक आदमी था और आदमी की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? तो लड़का कहता है वह मेरे मामा की माँ की बहू के पति हैं। तो लड़का का मामा यानी लड़का की मम्मी चाहिए, उसका भाई चाहिए, तो मामा की माँ के बहू। ठीक है, का यह कौन है? पति है। इसका मतलब यह आदमी लड़का का कौन है? तो यह आदमी लड़का का मामा है। लड़का का कौन है? मामा है। तो उस आदमी का लड़के के साथ क्या संबंध है? तो मामा है। मामा को क्या कहेंगे बच्चे? तो अंकल कहेंगे। अंकल हमारा ऑप्शन नंबर बी में परफेक्ट रूप से दे रखा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। नेक्स्ट वन, आदित्य एक्स बिंदु से शुरू करता है और दक्षिण में चलता है कितना? 30 मीटर। दक्षिण से बायां मुड़ेगा तो पूरब में आएगा और चलेगा 20 मीटर। फिर दायां मुड़ेगा तो दक्षिण में जाएगा 10 मीटर और फिर दायां मुड़ेगा तो पश्चिम में जाएगा 40 मीटर और अंत में दायां मुड़ेगा तो उत्तर में जाएगा 40 मीटर। जो भी अपोजिट है आप उसको काट दीजिए। तो देखिए नॉर्थ और साउथ 40-40 कट गए, ईस्ट का 20 पूरा कटा, वेस्ट में कितना बच गया? 20। अब कहता है बिंदु x बिंदु y से कितना दूर और किस दिशा में उल्टा काम करना है? तो वेस्ट का उल्टा नॉर्थ कर दीजिए और 20 मीटर कर दीजिए। तो नॉर्थ में 20 ढूंढ लीजिए कहाँ है। देखो यहाँ 2-2 बार लिखा गया है पश्चिम। अच्छा, नॉर्थ में 20 जाना है ना? नॉर्थ नहीं रे, वेस्ट का उल्टा ईस्ट होगा। ईस्ट में 20 जाना है। पूरब में 20 ढूंढ लो। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। देखिए 2 में 5 जोड़ेंगे ना तो 7 मिल जाएगा। 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 मिलेगा। 12 में 5 जोड़ोगे 17 मिलेगा और 17 में अगर 5 जोड़ोगे तो 22 मिलेगा। 22 का मतलब भी चाहिए। ये 2 ऑप्शंस क्या हो गए? कैंसिल। अब सवाल उठता है कि सर 6 को लोगे या सर 11 को लोगे? तो देखिए 2 से 3 1 की बढ़त, 3 2 5 की बढ़त, 5 2 7 की बढ़त। तो पहले बढ़त कितने की हुई? नहीं, प्राइम नंबर को ले रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 3 5 7, तो 11 को पकड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। नेक्स्ट वन,
लड़कियों की एक पंक्ति कहाँ खड़ी है, तो उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। रमा जो है ना वो बाएं सिरे से 15वें स्थान पर और सालू दाएं सिरे से 8वें स्थान पर। तो अगर हम 15वां बात करें तो रमा का, और दाएं से 8वें स्थान पे हम बात करें तो दाएं से 8वें स्थान पर सालू मिलने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है यदि सालू का स्थान बदलकर उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया जाता है, तो सालू को 1 2 3 4 5 स्थान खिसका के हम सालू को यहां ले आते हैं। ठीक है, तो वो रमा के बाईं ओर बगल में चली जाती है। चलिए अब जैसे ही हम सालू को 5 स्थान खिसकाते हैं बाबू, तो वो कहाँ चली आती है, तो रमा के बाईं ओर बगल में आ जाती है। तो देखिए ये पोजीशन रमा का कितना था, 15, तो सालू का पोजीशन इधर से कितना हो जाएगा, तो 15 से पहले 14, और 8 9 10 11 12 13, इधर से सालू का पोजीशन है 13 राइट एंड से। तो राइट लेफ्ट जोड़ दिए तो 27 में से 1 की कमी करेंगे 26, यानी टोटल बच्चे कितने हैं, तो इसमें 26 लड़कियां खड़ी हैं। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। अच्छा वाला क्वेश्चन था, एकदम माइंड लगाने वाला क्वेश्चन था। यदि नीचे दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखेंगे, तो जब उल्टे क्रम में लिखेंगे तो इतना टाइम किसको है, दायां बोला है बायां से देंगे, बायां बोला है दायां से देंगे। तो कहता है दाएं सिरे से 15वां अक्षर के दाएं को 6वां अक्षर, सेम डायरेक्शन, -15 में से 6 गया 9, और ये 9 किधर से, तो दाएं छोर से 9। चूंकि इसको उल्टा लिखना है तो दायां 9 बराबर हम बायां 9 ढूंढेंगे। तो बायां से 9 ढूंढ लो, 3 3 6 और 3 तिहाई 9। ऑप्शन नंबर भी जो है ना यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। प्लस को माइनस से बदल दीजिए। चलिए तो प्लस को किससे बदल दिए बच्चे, देखो माइनस के बाद कुछ होना चाहिए, यहां छूटा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, माइनस के बाद कुछ होना चाहिए, यहां कुछ तो होगा। डेंटिस्ट तीत के पास, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के लिए हम आइज का संपर्क करेंगे। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं, HDFC, ICICI, RBI और SBI। बी नंबर RBI, वो बैंकों का बैंक है, वो दादाजी है। ठीक है, बैंक का दादाजी है RBI। तो अलग कौन है, तो RBI जो है वो असंगत है। अच्छा ध्यान से देखोगे, डबल पी के लिए हम लोग डबल 5 यूज करते हैं, यानी प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो पी के लिए हम क्या यूज करेंगे, 5। यू सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड प्लेस पे 1, आर फर्स्ट प्लेस पे है तो फर्स्ट प्लेस पे 7, पी के लिए 5, एल सेकंड लास्ट है तो 6, और ई के लिए 3। 51 75 63 चाहिए। 51 75 63 जो है ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। मेरी बड़ी बहन ने मुझसे हमारे परिवार के फोटो एल्बम में एक व्यक्ति की फोटो दिखाई और कहा वह, तो सोचिए कोई फोटो दिखा करके, इसकी फोटो, व्यक्ति की फोटो दिखा करके कहता है वह हमारी दादी। तो हमारी यानी कहा कौन, तो बहन बोल रही है। तो हमारी दादी का मतलब पिताजी की मां के इकलौते पुत्र यानी पिताजी है। तो यह फोटो और यह दोनों क्या है, सेम है। लेकिन वो हमारी माँ का भाई नहीं है। तो सही में माँ का भाई नहीं हो सकता है क्योंकि यह शख्स पिता है। यदि हमारी माँ की केवल 2 संतान है और इसकी बहन के माँ की कितनी संतान है, तो 2 संतान है, एक पुत्र और एक पुत्री है। तो मेरा तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा, तो इसकी बहन का पूछ रहा है, इसका नहीं पूछ रहा है। मेरा तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के साथ, यानी व्यक्ति जो है इसकी कौन लगेगी, तो ये व्यक्ति इसका पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर ए,
ये भी ब्लड रिलेशन जो था ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पवित्रा पूरब में कितना चलती है? तो 500 मीटर चलती है। चलो चला दिए 500 मीटर। बाएं मुड़ जाती है, तो पूरब से बायां मुड़ने का मतलब उत्तर में जाती है 700 मीटर, और फिर बायां मुड़ती है तो पश्चिम में जाती है 500 मीटर। पूरब से पश्चिम क्या हो गया? कट गया। कह रहा है वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? तो जो बच गया है ना बच्चे, वही शुरुआती बिंदु से दूरी है, यानी वो 700 मीटर दूर है। ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, 1 में 3 जोड़ोगे 4 होगा, 4 में 3 जोड़ोगे 7 होगा, 7 में 3 जोड़ोगे 10 होगा, यानी जे चाहिए। एक ही ऑप्शन में जे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को कर लीजिए, यही आंसर होगा। आप लोगों ने आंसर देना बिल्कुल बंद कर दिया। ईश्वर कुमार जी, लास्ट आंसर बहुत देर पहले दिया गया है हमें। लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी एक सिरे से 5वां और दूसरे सिरे से 6ठा पढ़ है, तो दोनों पोजीशन को जोड़ के 1 माइनस कर देंगे और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनटू का मतलब है कि आप जोड़ कर दो। चलिए, तो इनटू का मतलब क्या है कि आप जोड़ कर दो। चलिए, डिवीजन का मतलब है आप घटाव कर दो, प्लस का मतलब है आप गुना कर दो, और माइनस का मतलब है विभाजन कर दो। तो पहले 2 दूना 4, अब देखो 2 एकम 2, तो 10 + 4 और -2, यानी टोटल 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम स्पष्टता देख सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही बेस्ट आंसर होगा। सभी कुर्सी क्या है बच्चे? तो चारपाई है। कुछ चारपाई क्या है? तो कॉटन है। और सभी कॉटन क्या है? तो लाइट है। यही वेन आप बना सकते हो। कहता है कुछ चारपाई लाइट है, तो देखिए चारपाई का कुछ हिस्सा लाइट दिखता है, सही है। कुछ कुर्सी कॉटन है, देखो कुर्सी का कुछ हिस्सा कॉटन नहीं दिखता है, गलत है। कुछ कुर्सी लाइट है, कुर्सी का कुछ हिस्सा लाइट नहीं दिखता है, गलत है। यानी केवल एक अनुसरण करता है, जो कि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। तो आंसर हम बच्चे ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। प्रकाश को याद है कि दानिश का जन्मदिन फरवरी के अंतिम सप्ताह में आता है। राजेश पुष्टि करता है कि दानिश का जन्मदिन प्रति वर्ष 27 फरवरी के बाद आता है। तो बताइए, प्रति वर्ष आता है और 27 फरवरी के बाद आता है, और तब तो तय है कि 28 फरवरी हो सकता है, क्योंकि प्रति वर्ष 29 फरवरी आ ही नहीं सकता, और 27 फरवरी के बाद प्रति वर्ष एक ही दिन बच जाता है फरवरी महीना में, वो है 28 फरवरी। अगर 4 साल के बाद उसका बर्थडे आता तो 29 फरवरी लगाते। तो आंसर बच्चे हम लोग सी को कर लेंगे। आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनियम का इस्तेमाल करते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट में कहा गया। क्या अजम्पशन ले सकते हैं? तो प्लेटिनियम एक चमकदार धातु है, बिल्कुल अज्यूम किया जा सकता है। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनियम इस्तेमाल होता है, यह भी अजम्पशन लिया जा सकता है। तो 1 और 2 दोनों धारणा निहित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। देखिए, तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 2 दूना 4, और 4 को 4 से गुना कर देना, तो 4 चको 16 मिलेगा क्या? इसी तरह अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो 3 तिहाई 9, और 9 को 4 से गुना कर दे तो 9 चको 36 मिलेगा क्या? अगर सेम काम हमें यहाँ क्या चाहिए, तो देखिए किसी का स्क्वायर करके उस संख्या को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कितना प्राप्त होता है? 64। तो बताइए 64 प्रोडक्ट प्राप्त होने के लिए ये जो संख्या है इसको 16 होना चाहिए, तभी 16 से को 64 होगा, और यहाँ 16 आने के लिए यहाँ संख्या 4 का स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर सी को कर लीजिएगा, अच्छा आंसर होगा। असंगत चुनना है, ध्यान से देखिए। 5 से 20 होने का मतलब 15 की बढ़त हो गई, 8 से 20 होने का मतलब
12 की बढ़त हो गई, 7 से 17 होना है तो 10 की बढ़त हो गई, और 4 से 18 होने के लिए 14 की बढ़त हो गई। वॉवेल एक एक एक, देखिए ये अंतर पे तो नहीं बन रहा है। जब अंतर पे नहीं बन रहा है तो हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट की सोचे तो 3 में कॉन्सोनेंट वॉवेल है, लेकिन चौथे वाले में वॉवेल नहीं है। चलिए कुछ और करके देखते हैं। तो देखो 20 10 30 40 34, और 34 और 5 कितने हो गए, तो 39 टोटल प्लेस वैल्यू। 8 8 16 1 17, तो 20 और 17 हो गया 37। आगे चलते हैं। 17 और 7 24, 24 और 10 34, यानी ये हो गया 33 प्लेस वैल्यू। 18 13 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चे, 13 4 17 दूना 34, 1 35। 33 कट जाएगा, 39 कट जाएगा, 35 कट जाएगा, लेकिन 37 नहीं कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, बाकी 3 से तो ये नहीं कटेगा, 3 से दो दो संख्या नहीं कटेगी। देखिए दो कंडीशन हम ले सकते हैं। एक से आंसर हमारा बी चला जाता है क्योंकि अंतर से ये नहीं बनने वाला है। ठीक है, अंतर से ये नहीं बनने वाला, सबका अंतर जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग आ गया है, तो अंतर से ये नहीं बनेगा। तो जब अंतर से नहीं बनेगा तो फिर हमारे पास एक तरीका है कि हम वॉवेल कॉन्सोनेंट से बनाएं, तो इसमें वॉवेल नहीं है इसीलिए ये अलग है। लेकिन अगर हम इसके सारे प्लेस वैल्यू को कंसिडर करते हैं तो ये हमारी अभाज्य संख्या आती है। तो अगर हमें लगाना पड़ा ना आंसर तो हम बी को आंसर लगाएंगे, हम डी को कभी नहीं आंसर लगाएंगे। हम आंसर किसको लगाएंगे, बी को। अच्छा वाला क्वेश्चन है, दोनों अपने अपने लॉजिक से बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आंसर किसको करेंगे, तो बी को पहले आंसर करेंगे क्योंकि उसके सम को जोड़ने पर वो एक प्राइम नंबर शो कर रहा है। नेक्स्ट वन। अच्छा ध्यान से देखिएगा, लॉग की बात करते हैं तो देखो तो 15 3 18 हो गए, 18 और 12 30 हो गए, 30 10 40 हो गए, और 40 6 46 और 1 47 हो गया। कितना हो गया फ्लॉक के लिए, 47। अगर 47 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 21 का एक हाथ में 2, 4 12 2 14, 143 बिल्कुल मिल जाता है। तो अगर हम बात करें क्रीव की, इसकी बात करें क्रीव की, तो देखिए 18 और 5 23, 23 दूना कितने हो गए, तो 46, 47 48 49, 49 गुना करना है 3 से, 9 तिया 27 हाथ में 2, 4 तिया 12 13 14, 147 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हम स्पष्टता देख सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखो पी का एस से क्या संबंध है ढूंढना है। अगर हम एस हैं तो 7 को पार करने का मतलब है कि आर को बेटी कहेंगे, और बेटी की क्यों मां होगी, तो बेटी की मां जो होगी वो पत्नी होगी, और पत्नी की जो मां होगी वो सास होगी। सास किस में है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को करके जाएंगे। जय अपने घर से चलता है और पूरब दिशा में बैंक स्ट्रीट की ओर मुड़ जाता है। चलिए ये घर का दरवाजा है, चला और बैंक स्ट्रीट की ओर मुड़ जाता है। 2 ब्लॉक चलता है, पहला ब्लॉक चला, दूसरा ब्लॉक चलता है, और फिर लगातार सड़क के अंत तक चलता है। ठीक है, मुड़ जाता है, 2 ब्लॉक चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। चलिए फिर लगातार सड़क के अंत तक चलता है। जय निम्नलिखित में से किसके नजदीक है, तो जय थिएटर के नजदीक है। ऑप्शन नंबर जी डी इसके नजदीक है, तो थिएटर के नजदीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट आंसर होंगे। अच्छा देखो कहता है सर केमा पद है,
तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना हो जाएगा 128, 128 दूना 12 दूना 24, 8 दूना 16 यानी 256, और 256 दूना हो जाएगा 512। कितना टर्म मिला? 1 2 3 4 5 6 7 और 1, 8 टर्म लगेगा। तो इसकी संख्या केमे टर्म में होगी, तो 8वां टर्म हमारे लिए बेस्ट आंसर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखने पर लेफ्ट से चाहिए 12वां अक्षर और के दाएं को चाहिए 5वां अक्षर। अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ दो, 12 5 17 हो गए। लेफ्ट से अगर हम 17 निकालने जाते हैं क्यू मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम स्पष्टता देख सकते हैं। तो आंसर बच्चे डी को कर लेना। 24 विद्यार्थी हैं, एफ दाएं छोर से 17 है और आर बाएं छोर से 18। ठीक है, अब देखो राइट और लेफ्ट जोड़कर टोटल से अधिक है, तो यहां क्या करेंगे बिटवीन निकालने के लिए कि राइट प्लस लेफ्ट माइनस टोटल प्लस 2 कर देंगे। हमारा आंसर बिटवीन निकल करके आ जाएगा। बिटवीन ही तो मांग रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिए कितना है राइट, 17 प्लस 19 माइनस 24 प्लस 2। ठीक है, 17 17 34 35 36, 9 6 15 1 16। ठीक है, माइनस 26 बच गया 10। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लिया कीजिए। संतुलित करना है, ऑप्शन नंबर डी रहा तो बहुत भारी काम, ऑप्शन नंबर ए रहा तो आसानी से बन जाएगा। देखिए जितना भी मार्कर था ना, ये सभी मार्कर फ्लूइड थे और सभी फ्लूइड जो है वो कॉपियां हैं। अब कहता है सभी मार्कर कॉपियां हैं, बिल्कुल दिखता है। कुछ कॉपी मार्कर है, यह भी दिखता है। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बेस्ट आंसर है। देखिए कहता है सर डेप्स्टर में आगे पीछे ऐसे कितने युग्म हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो देखिए डी ई एफ जी एच आई जे कोई सामने नहीं मिला। ए बी मिल गया। सी डी ई एक और मिल गया। एफ बी सी डी एक और मिल गया। बी सी डी ई एक और मिल गया। एस टी यू भी एस टी एक और मिल गया। टी से बड़ा कोई है नहीं। ई एफ जी एच आई जे नहीं। ई एफ आर एस टी एक और मिल गया। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी 3 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर सी को लगा लेना। सोनार सोना से खेलता है तो लोहार किससे खेलेगा? तो लोहा से खेलेगा। आज का क्वेश्चन आसान था। रवि अपने घर से पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वो 0.5 किलोमीटर चलकर पार्क पहुंच जाता है। उसके घर से पार्क की दिशा बताओ। तो देखिए इसके घर से अगर हम पार्क की दिशा निकालने जाएंगे, पार्क की दिशा, तो वो नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाली है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो परफेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। क्या क्वेश्चन दिया है आज जी। दक्षिण की तरफ हम 2 किलोमीटर चलते हैं और फिर दाईं ओर मुड़कर के 500 मीटर चलते हैं। प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? तो साउथ वेस्ट दिशा में है। आंसर हो गया। 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो 6 का क्यूब 216। आज तो क्वेश्चन को झुनझुना बना दिया गया है। ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 है परंतु ठीक बाद 9 नहीं आया? तो 65 खोजेंगे लेकिन 669 नहीं खोजेंगे। तो चलिए 65 ढूंढते हैं। देखो बाद में 9 आ गया है, खत्म, नहीं आया है, बच गया। बाद में 9 आ गया है, खत्म, नहीं आया है, बच गया। बाद में 9 आ गया है, खत्म,
नहीं आया है, बच गया, तो 1 2 और 1 3। तो ये व्यवस्था बस 3 जगह मिलेगी, जो कि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं। सभी लड़कियां सुंदर है, एक्स सुंदर है। तो बताओ सभी लड़कियां सुंदर है और एक्स सुंदर है, तो एक्स एक लड़की हो भी सकती है या नहीं भी, श्योरिटी नहीं कह सकते हैं। सभी सुंदर लोग लड़कियां हैं, हम ये भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। तो ना तो 1 है ना तो 2 है। देख लीजिए, जितनी लड़कियां हैं, जितनी लड़कियां हैं, ये सभी लड़कियां क्या हैं, तो सुंदर है। अब कहता है एक्स सुंदर है, तो जब एक्स सुंदर है यहां होगा। कहता है एक्स एक लड़की है, हम 100% कह ही नहीं सकते। सभी सुंदर लोग लड़की है, हम ये भी 100% नहीं कह सकते। तो ना तो 1 अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है। 8:45 का समय हो रहा है और एंगल निकालना है। 8 पे सुई होने का मतलब है 40 मिनट। 40 मिनट से 45 मिनट जाने में 5 मिनट लगेंगे। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 छक हो गया 30 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब देखो 45 का आधा 22.5 डिग्री इसमें से घटेगा, तो 45 का आधा 22.5 डिग्री घटा दिए तो कितने डिग्री का कोण मिल गया, तो 7.5 डिग्री का कोण मिल जाएगा। परफेक्ट 7.5 डिग्री तो कहीं नहीं दे रखा है, तो 60 डिग्री को ही आंसर कर लीजिए। यही आपके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। जबकि इसका आंसर कितना होना चाहिए, 7.5, लेकिन वो कह दिया कि लगभग कितना बनेगा, तो लगभग 7.5 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। शिक्षक, भाषा, हिंदी, शिक्षित। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, शिक्षित को लेंगे। अब सभी शिक्षक जो होंगे वो शिक्षित ही होंगे, ठीक है। और कुछ शिक्षित जो होंगे, शिक्षक जो होंगे वो भाषा के शिक्षक होंगे और कुछ हिंदी भाषा के शिक्षक होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट है, इसके आगे सोचने की जरूरत है ही नहीं। 8 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक सर्कुलर टेबल डिजाइन कीजिए, 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लीजिए और केंद्र की ओर मुख करके बैठा दीजिए। चलिए देखिए, एफ सी के बाएं बगल में तथा ए के ठीक बगल में है, हो गया। एच डी के दाएं बगल में, तो डी के दाएं बगल में एच को रखना है, बहुत सारा प्लेस खाली है, छोड़ देंगे। केवल 3 व्यक्ति बी तथा एच के बीच बैठे हैं, तो बी और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो 3 व्यक्ति। तो या तो एच बी यहां बैठ सकता है या तो बी एच यहां बैठ सकता है, और कहीं संभव नहीं है। आगे चलिए, बी ई के बाएं ठीक बगल में है। अब देखिए, अगर हम बी को यहां रखेंगे तो ई के दाएं बगल में हो जाएगा। तो हम ई को यहां अगर रखते हैं और बी को अगर हम यहां रखते हैं, एच को यहां रखते हैं, तो देख लो बी ई के ठीक दाएं बगल में है तथा ई सी के बगल में नहीं है। और ई सी के बगल में नहीं है तो सी को यहां, अच्छा ई सी के बगल में नहीं है, हो गया। और भी कुछ कहना चाहिए था इसको, जो कि कहा नहीं गया है। 8 व्यक्ति में से एफ सी के बाएं बगल में है तथा ए के ठीक बगल में है, एच डी के दाएं बगल में है। अच्छा, एच जो है ना वो डी के दाएं बगल में है, आ तो गया, डी यहां हो गया। अब इकलौता कौन बचा हुआ है, तो ए बी सी खत्म है, डी ई खत्म है, एफ खत्म है, जी बचा है। अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान सामने वाले के साथ बदल ले। तो चलिए, अगर प्रत्येक व्यक्ति सामने वाले के साथ अपना स्थान बदलेगा तो ई के दाएं बगल में कौन होगा, ई के दाएं बगल में कौन होगा, तो जो अभी है वो भी बाद में भी होगा। ठीक है, तो देखिए ई आ चुका होगा यहां अपने सामने वाले से, और जी आ चुका होगा यहां अपने सामने वाले से। तो पहले भी ई के दाएं जी था, अभी भी ई के दाएं जी ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना बच्चे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन,
अच्छा बताओ, 8 + 12 करके अगर हम आधा कर दें 10 मिल जाएगा क्या? अगर सेम प्रोसेस करते हैं 14 + 4/2 9 मिल जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। देखिए जो भी ऊपर था नीचे आ गया, तो जो भी ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे वाली आकृति छोटी हो जाती है ऊपर, तो नीचे वाली आकृति ऊपर छोटी हो गई। अब ऐसी व्यवस्था हमें सी में दिख रही है, और सी भी हमें सी में दिख रहा है, तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हम लोग सी को कर लेंगे। पूछता है सर बता दो इसमें वर्ग कितने हैं, तो ध्यान देना इस वाले फिगर से हम 5 ही वर्ग निकाल पाएंगे। तो 5 यहां से भी निकलेगा 5 वर्ग, तो 5 5 10, और यहां से भी 5 वर्ग, तो 5 तिहाई 15 वर्ग, और नया उसके मिलने से कोई वर्ग बन नहीं रहा है, तो हमारे पास टोटल वर्ग जो बनने वाले हैं वो 15 ही वर्ग बनने वाले हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए कहता है दर्पण छवि चाहिए, तो दर्पण छवि जैसे ही रखोगे ना, तो ये परसेंटेज अपना लोकेशन आपको इस तरह से दिखाने लगे, यानी परसेंटेज से शुरू होगा। तो देखिए परसेंटेज से एक ही ऑप्शन शुरू हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर हम परफेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी को। श्री विनीत प्रतिष्ठित डीम्ड विद्यालय एक्स के डीन के पद के लिए लघु सूचीबद्ध उम्मीदवारों में से एक है। तो कोई श्री विनीत हैं जो विद्यालय एक्स में डीन के पद के लिए उम्मीदवार में की सूची में उनका नाम वर्णित है। कहता है निष्कर्ष निकालिए। श्री विनीत को प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय एक्स के डीन के रूप में चुना जाएगा। हम सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होने का 50% चांस है। श्री विनीत को प्रतिष्ठित एक्स डीन के रूप में नहीं चुना जाएगा, हम यह भी 100% नहीं कह सकते, लेकिन हो भी सकता है। तो ये दोनों मिलके या तो में चला जाएगा। अगर या तो नहीं होगा तो ना तो एक ना तो दो जाएगा। तो चूंकि यहाँ या तो एक या तो दो दिया गया है, तो इसीलिए हम सी को कनेक्ट करेंगे। अगर या तो एक या तो दो नहीं दिया गया होता तो फिर हम आंसर डी को कनेक्ट करते। मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक लेकिन 9 से कम। तो 5 6 7 8 इतना ही बचा जो 4 से अधिक और 9 से कम है। इसके अलावा यह 7 से अधिक होनी चाहिए। जैसे ही 7 से अधिक होगी तो वह संख्या 8 हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन था। वह संख्या क्या हो जाएगी? तो 8 हो जाएगी। 7 डब्बे एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 डब्बा। चलो देखो क्या कहता है। एस नीचे से तीसरे स्थान पर, पी और एस के बीच केवल भी है। तो पी और एस के बीच केवल कौन है? भी है। ये भी हो सकता है, या पी और एस के बीच भी है, ये भी हो सकता है। आगे टी भी के बीच केवल 3 डब्बे हैं, तो भी यहाँ है, तो 1 2 3 डब्बा छोड़ के टी। अगर भी को यहाँ रखे तो 1 2 3 छोड़ के ऊपर भी नहीं, 1 2 3 छोड़ के नीचे भी नहीं, यानी ये कैंसिल हो गया। टी यू के ठीक नीचे रखा है, तो टी को यू के ठीक नीचे रखा है। क्यू एस के ठीक ऊपर है, तो क्यू को एस के ठीक ऊपर रखा गया है। आर का स्थान ऊपर से तीसरा है। अब पूछता है यू और एस के बीच कितने डब्बे रखे गए हैं? तो यू और एस के बीच 1 2 3 डब्बे रखे गए हैं, जो कि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा देखिए, तो 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 5 में 3 जोड़ देंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17। अब 17 में 6 जोड़ेंगे तो 17 6 23, 23 में 7 जोड़ेंगे, डी मिल जाएगा, और यहाँ 8 जोड़ेंगे तो फिर 12 मिल जाएगा, यानी 23 चाहिए। ऑप्शन नंबर ए चाहिए। यही आज आपका लास्ट प्रश्न था। आसान प्रश्न नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न थे आज के। तो आज की सभा यहीं हम लोग बच्चे बर्खास्त करते हैं।
फिर आपके साथ हमारी मुलाकात कल होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी, और नेक्स्ट क्लास में फिर यूं ही हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे साथ में मिल करके। सभी प्यारे बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।